Hello and welcome you all to this e-learning platform of Padlo India and I am your physics mentor Dimple। आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आजकल नेसेसरी है या नेसेसिटी होती भी है, क्योंकि अगर हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो फिर हम जो है वो अपना मैसेज जो है वो किसी और तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है दो कोई बॉडीज है या दो कोई पर्सन्स हैं, उनके बीच में अपने मैसेज का एक्सचेंज करना। जैसे अगर मैं और आप हैं, हमारे बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं अपना मैसेज जो है वो आप तक पहुंचा रही हूँ। ये किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? कम्युनिकेशन के प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। जो हम फोन पे बात करते हैं, तो फोन पे बात क्या करते हो? हम क्या कर रहे हैं? अपना मैसेज या अपनी बात जो है वो अपने किसी भी एक पर्सन जो हमारी बात सुन रहा है उस तक क्या कर रहे हैं? पहुंचा रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अभी मैंने बताया, एक कम्युनिकेशन तो मैं आपके थ्रू कर रही हूँ। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू, कि मैं अपना मैसेज जो है वो आप तक पहुंचा रही हूँ। दूसरा कम्युनिकेशन हो गया कि जैसे मैं फोन पे बात कर रही हूँ। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन भी होते हैं। तो वैसे अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो कम्युनिकेशन होते हैं दो टाइप के। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट सोर्स। पॉइंट टू पॉइंट सोर्स का मतलब है कि जहां पर मेरा एक ट्रांसमिट होगा, एक ट्रांसमीटर होगा और एक रिसीवर होगा। इसका मतलब कि जैसे फोन की कम्युनिकेशन होती है, मैंने फोन क्या करा? डायल करा, मैंने यहां से क्या करा? ट्रांसमिट करा, और वहां पे जिसने रिसीव करा वो एक रिसीवर है। तो मेरी जो बात हो रही है वो क्या हो रही है? पॉइंट टू पॉइंट हो रही है, पर्सन टू पर्सन हो रही है। तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन होता है? पॉइंट टू पॉइंट। और दूसरे तरीके का कम्युनिकेशन जो होता है, और जो दूसरे तरीके का कम्युनिकेशन होता है वो होता है ब्रॉडकास्ट मोड। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट मोड और एक होता है ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट में तो सिर्फ एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर हो गया, जैसे फोन कॉल हो गया हमारा। दूसरा होता है ब्रॉडकास्ट मोड। ब्रॉडकास्ट मोड का मतलब है जहां पर हमारा ट्रांसमीटर तो एक होता है लेकिन रिसीवर बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हमारा टेलीविजन है, रेडियो है, ये सब क्या है? ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट में जैसे रेडियो, अगर हमने क्या करा? रेडियो पे कोई चैनल लगाया हमने, तो वो जो चैनल वाला है वो क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है। लेकिन रिसीव करने वाले तो बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारे पीपल जो है वो उसको सुन सकते हैं। तो ये क्या है? ब्रॉडकास्ट मोड। तो ये ब्रॉडली जो है वो कम्युनिकेशन दो तरीके के मोड से होती है कम्युनिकेशन। एक पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा ब्रॉडकास्ट। अब ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन करने के लिए इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो है ये हमारा एक ब्लॉक डायग्राम है। किसका? कम्युनिकेशन का। इसको हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम कम्युनिकेशन का। कि कम्युनिकेशन जब एक्चुअल प्रोसेस होता है तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है जो यूज होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो यूज होते हैं, किस किस चीज की नेसेसिटी होती है। अब जब हमें कोई भी कम्युनिकेट करना है, किसी भी चीज को कम्युनिकेट करना है, तो हम कम्युनिकेट क्या करते हैं? किसी मैसेज को करते हैं, किसी सिग्नल को करते हैं। तो उसके लिए हमारा जो इंफॉर्मेशन सोर्स है जहां से इंफॉर्मेशन जा रही है, वो क्या होता है? हमारा इनिशियल स्टेज पे होता है इंफॉर्मेशन जो हमें भेजनी है। जैसे कि मैसेज सिग्नल, जो भी हमें मैसेज सिग्नल भेजना है वो हमारा क्या है? इनपुट की तरह काम करेगा, कि हमने क्या करा? इनपुट दिया एज अ मैसेज सिग्नल। फिर हमारा क्या है? ये है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। एक्चुअल जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर में होता है। होता क्या है? हमने मैसेज सिग्नल को ट्रांसमीटर में भेजा। ट्रांसमीटर नाम से पता चल जाएगा। ट्रांसमीटर मीन जो ट्रांसफर करता है, ट्रांसमीटर जो ट्रांसफर करता है, जो मैसेज सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करता है अपने थ्रू। क्या करता है ये ट्रांसमीटर? वो मैसेज सिग्नल, वो सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो उससे पास होने लायक है, उसको पास करता है आगे। तो ट्रांसमिटेड सिग्नल जाता है चैनल में। जो चैनल होता है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक मीडियम होता है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। ट्रांसमीटर और मीडियम को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाला जो मीडियम होता है वो चैनल होता है। ये या तो वायर भी हो सकता है, जैसे कोई वायर लगी हुई है, या फिर ये वायरलेस भी हो सकता है। जो चैनल है वो वायर वाला भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है चैनल। अब यहां से इस चैनल से जो वायर या वायरलेस हो सकता है, उसके थ्रू मैसेज जो है वो आगे जाकर रिसीवर से रिसीव किया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान जब चैनल से मैसेज जा रहा होता है तो उस चैनल में नॉइज जो है वो भी ऐड हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी नॉइजेस होती हैं एटमॉस्फेयर में। जैसे सपोज सिग्नल जा रहा है, कोई वायर के थ्रू जा रहा है या सपोज वायरलेस ही जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे नॉइजेस हैं
जो हमारे इन्वायरमेंट में होती है, वो नॉइजेस जो है वो सारी कहाँ हो जाती है, ऐड हो जाती है चैनल में। उसके थ्रू जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो थोड़ा क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर नॉइज भी ऐड हो जाती है। वो अब सिग्नल जो है वो कौन रिसीव करता है, रिसीवर रिसीव करता है। रिसीवर का नाम ही रिसीवर है, क्योंकि ये क्या करता है, रिसीव करता है किसको, सिग्नल को। अब ये रिसीवर जो रिसीव करता है सिग्नल, वहां से वो मैसेज जो है वो फिर से निकाला जाता है और उस मैसेज को फिर से यूज किया जाता है। तो ये पूरा क्या है, हमारा ब्लॉक डायग्राम किसका, कम्युनिकेशन का, जिससे इंफॉर्मेशन आई, ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट करी कहाँ, चैनल के थ्रू, किस पे, रिसीवर पे। रिसीवर ने वो रिसीव करी इंफॉर्मेशन और वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के उस मैसेज को यूज करा। इसके दौरान चैनल में क्या होती है, नॉइज भी ऐड हो जाती है। तो ये है हमारा कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम। अब कम्युनिकेशन पढ़ने के लिए हमें कुछ जो है वो कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल को। जब अगर हमने जैसे, अगर मैं फोन की बात करूं, मैं अगर किसी मोबाइल फोन पे बात कर रही हूं, तो मैंने अपना मैसेज सिग्नल भेजना है, तो मेरा मैसेज सिग्नल अभी किस टाइप के फॉर्म में है, वॉइस के फॉर्म में है, क्योंकि मैं आवाज से बोल रही हूं। तो मेरा मैसेज सिग्नल अभी किस फॉर्म में है, साउंड या फिर वॉइस में। अब ये साउंड या फिर वॉइस, ये ट्रांसमीटर तो ऐसा लेगा नहीं कि वॉइस जो है वो ले लेगा। उसके लिए हम एक डिवाइस लगाते हैं ट्रांसमीटर से पहले, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर करता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। इसका मतलब है कि अगर मेरा सपोज वॉइस सिग्नल आ रहा है, मैंने आवाज से बोला, वॉइस सिग्नल है मेरा, साउंड सिग्नल है। अब उस साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल में जो है वो कन्वर्ट करता है। जैसे कि ट्रांसड्यूसर होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो करते हैं प्रेशर या टेम्परेचर, किसी भी एक क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या है, वो अब इस लायक हो जाता है कि वो ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हो जाए, क्योंकि ट्रांसमीटर जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो इसलिए हमें ट्रांसड्यूसर लगाना पड़ता है पहले, जो क्या करे, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, ताकि वो ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हो पाए। फिर आता है हमारा सिग्नल। अब हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि मैसेज सिग्नल है, तो सिग्नल क्या होता है, सिग्नल होता है वो इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, वो इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है और वो सुटेबल हो गई है किसमें, ट्रांसमीटर में जाने के लिए, उसको हम बोलते हैं सिग्नल। जो कन्वर्ट हो चुकी है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और वो ट्रांसमीटर में जाने के लायक हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं सिग्नल। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। एक होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग का मतलब है जो कंटिन्यूअस होते हैं, जैसे कि सपोज हमारा साइन वेव है, ये क्या है, कंटिन्यूअस सिग्नल है, इसमें हर एक पोटेंशियल की वैल्यू है, हर एक वोल्टेज है, इसमें हर एक वोल्ट की वैल्यू जो है वो इसमें कंटिन्यूअस सिग्नल में होती है। तो एनालॉग क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, कंटिन्यूअस सिग्नल। और डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो होते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट का मतलब है उसके अंदर दो ही वैल्यू होती है, या तो हाई होगी या लो होगी। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, जिसके अंदर दो ही वैल्यू होती है, या तो 0 या फिर 1। 0 मीन्स लो, 1 मीन्स हाई, या फिर 5 वोल्ट। तो इसका मतलब दो ही डिस्क्रीट वैल्यू है, या तो 0 होगी या 1 होगी, उसके बीच की कोई वैल्यू नहीं होगी। बट एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, 0.5, 0.25, ये सब वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअस वैल्यू जो है वो वोल्टेज की होती है। तो सिग्नल जो है वो दो तरीके के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। अब आता है हमारा नॉइज। नॉइज का मतलब है वो अनवांटेड सिग्नल जो हमें नहीं चाहिए। अब हमने मैसेज सिग्नल अपना जो भेजा है, नॉइज उसमें ऐड हो रही है, मतलब वो अनवांटेड सिग्नल उसमें ऐड हो रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो उसकी वजह से क्या करता है, वो मैसेज सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर देता है, वो होता है नॉइज। फिर आता है हमारा ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का मतलब है वो ट्रांसमीटर क्या करता है, मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करता है जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है वो किसको ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमीटर, चैनल को। तो ट्रांसमीटर का काम है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो सुटेबल है उससे ट्रांसमिट होने के लिए उसको कहां पे ट्रांसमिट करता है, चैनल तक। चैनल के थ्रू वो कहां जाता है, फिर रिसीवर में। तो रिसीवर क्या होता है, रिसीवर जो है वो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है चैनल से, ताकि वहां से मैसेज सिग्नल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो सके। फिर आता है हमारा एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन का मतलब होता है कुछ भी जो भी लॉस हो रहे हैं,
एनर्जी में या स्ट्रेंथ में जो लॉस होता है सिग्नल के, जब वो ट्रैवल करता है, वो सिग्नल जो है वो ट्रैवल कर रहा है, तो वो सिग्नल में ट्रैवल करने के थ्रू जो लॉस आता है स्ट्रेंथ में, उसको हम क्या बोलते हैं? एटेन्युएशन। एम्प्लीफिकेशन, एम्पलीफाई करने का मतलब है बढ़ाना, तो एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है कि एम्पलीफाई करना मैसेज सिग्नल को, उसकी जो वोल्टेज है, जो उसका एम्पलीट्यूड है, उसको बढ़ा देना कहता है एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन करना बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि हमारा मैसेज सिग्नल में एटेन्युएशन होती है, एटेन्युएशन होते होते धीरे धीरे उसकी क्या होती है? एम्पलीट्यूड घटता जाता है, वीक हो जाता है हमारा सिग्नल। तो उस वीक सिग्नल से भी हमारा मैसेज सिग्नल अच्छी तरह निकल सके, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं? एम्पलीफिकेशन करते हैं। रेंज, रेंज होता है कि क्या, रेंज का मतलब क्या है? क्या दायरा है। तो वो रेंज जो होती है वो लार्जेस्ट डिस्टेंस होती है, कितना ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस जो है वो हो सकता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। सोर्स मीन जहां से हमारा मैसेज सिग्नल निकला, डेस्टिनेशन मीन जहां तक हमारा मैसेज सिग्नल पहुंचना है, उनके बीच में जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा रेंज, जहां पर सिग्नल जो है वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ के साथ पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल इन्फिनाइट डिस्टेंस रख दूं लेकिन हमारा वहां तक सिग्नल पहुंच ही नहीं रहा, तो वो लार्जेस्ट डिस्टेंस जहां पर हमारा सिग्नल जो है वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ के साथ डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। बैंडविड्थ होती है वो फ्रीक्वेंसी की रेंज जहां पर हमारा सिस्टम जो है वो ऑपरेट करता है। जैसे अगर मैं टीवी की बात करूं तो टीवी में कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ है, जिस रेंज में वो फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ में हमारा टेलीविजन जो है वो काम करता है। रेडियो क्या अलग होगा, टेलीविजन की अलग होगी बैंडविड्थ, वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जहां पर वो एक सिस्टम जो है वो ऑपरेट करता है, उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? उसमें क्या करना? मॉडिफिकेशन करना, मॉड्यूलेशन करना। मॉड्यूलेशन का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन है, हमारी जो मैसेज सिग्नल में इंफॉर्मेशन है वो होती है लो फ्रीक्वेंसी की, हम उसमें क्या करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव को सुपर इम्पोज कर देते हैं, ताकि हमारा मैसेज सिग्नल जो है वो बचा रहे और हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम अच्छी तरह उससे एक्सट्रैक्ट कर सके। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन का मतलब एग्जैक्टली उल्टा होता है। हमने क्या करी? मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव को मैसेज सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया। अब डीमॉड्यूलेशन में होता है कि हम कैरियर वेव और मैसेज सिग्नल को अलग अलग कर दें ताकि हमें उससे मैसेज सिग्नल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सके। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन कहां पर होगा? रिसीवर में, क्योंकि हमें क्या करना है? वहां से मैसेज सिग्नल चाहिए, तो डीमॉड्यूलेशन होगा रिसीवर पे। लेकिन मॉड्यूलेशन कहां होगा? ट्रांसमीटर पे, क्योंकि ट्रांसमीटर जब ट्रांसमिट करेगा सिग्नल तो वो मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट करेगा ताकि मैसेज सिग्नल जो उसका मैसेज है वो लॉस्ट ना हो जाए बीच में कहीं। रिपीटर, रिपीटर क्या होता है? वो ट्रांसमीटर से सिग्नल पिक करता है, एम्पलीफाई करता है और उसको फिर जाके कहां भेज देता है? रिसीवर के पास। तो ये एक तरह का रिपीटर सिग्नल होता है जो ट्रांसमिट से सिग्नल लेता है, उसको एम्पलीफाई करता है, फिर वापस कहां पे भेज देता है? रिसीवर पे। और क्या करता है? कभी कभार वो कैरियर फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर देता है, इसको हम बोलते हैं रिपीटर। तो ये कुछ टर्म्स थे जो कम्युनिकेशन पढ़ने के लिए हमें जानने बहुत ही ज्यादा जरूरी थे कि क्या क्या टर्म्स जो है वो यूज होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में और उनका मतलब क्या होता है। अभी हमने पढ़ा बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स कि बैंडविड्थ क्या होती है? वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिस पे एक कोई सिस्टम जो है वो काम करता है। लेट अस सपोज से टीवी, तो वो होती है हमारी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज बैंडविड्थ। अब हमारे डिफरेंट सिग्नल्स के लिए बैंडविड्थ यहाँ पर दी गई है। जैसे कि स्पीच सिग्नल जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी स्पीच सिग्नल है उसके लिए बैंडविड्थ है हमारी 28 हर्ट्ज, 2800 हर्ट्ज। 2800 हर्ट्ज की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, वो जब हम स्पीच बोलते हैं जब, तब वो जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो होती है 2800 हर्ट्ज। इसकी जो रेंज है या बैंडविड्थ है वो होती है 3100 हर्ट्ज से लेकर 300 हर्ट्ज। 3100 हर्ट्ज मतलब 300 हर्ट्ज से लेकर 3100 हर्ट्ज तक की जो बैंडविड्थ है वो किस लिए आती है? हमारी स्पीच सिग्नल में आती है। जैसे कि जो हम टेलीफोन कम्युनिकेशन करते हैं उसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है उसकी बैंडविड्थ होती है 300 से लेकर 3100 हर्ट्ज। फिर वो फ्रीक्वेंसी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारा बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें सुनाई देते हैं, ट्रम्पेट हो गया, ड्रम हो गया, पियानो हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। अब ये रेंज आपको कहीं देखी है, सुनी लग रही होगी, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ये हमारी क्या है? ऑडिबल रेंज। क्या है हमारी ये? ऑडिबल रेंज।
ऑडिबल रेंज का मतलब है कि सिर्फ इसी रेंज में हम सुन सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी इससे नीचे हो तो हम नहीं सुन पाएंगे, अगर फ्रीक्वेंसी इससे ऊपर हो तब भी हम नहीं सुन पाएंगे। इससे नीचे फ्रीक्वेंसी होगी तो वो होगी इंफ्रारेड, इससे ऊपर होगी तो वो चली जाएगी यूवी में। तो हम ना ही इंफ्रारेड ना ही हायर जो है वो फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, हम सिर्फ ऑडिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं जो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। यही ऑडिबल रेंज की जो फ्रीक्वेंसीज या बैंडविड्थ है वही किसके लिए होती है, हमारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, क्योंकि वो सब क्या है, हमारे ऑडिबल है, हमें सब सुनाई देता है, चाहे वो हायर हो चाहे वो लोअर हो। तो ऑडिबल रेंज में हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो काम करते हैं। वीडियो सिग्नल्स जो ट्रांसमिट होते हैं जिसके अंदर पिक्चर्स, वीडियो क्या है, ऑडियो प्लस पिक्चर्स भी चाहिए होते हैं, तो उसके लिए जो बैंडविड्थ रिक्वायर होती है वो होती है 4.2 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज मींस बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है वीडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। टेलीविजन, टीवी सिग्नल्स में भी वॉइस भी होती है, पिक्चर्स भी होती है, तो उनके लिए भी मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, जैसे कि 6 मेगाहर्ट्ज के आसपास की फ्रीक्वेंसी जो है वो टीवी सिग्नल्स के लिए जरूरत होती है। बैंडविड्थ उनकी इसके आसपास की होती है, बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी। जैसे कि वायर या फ्री स्पेस, जो हमारे, मैंने अभी बताया ना, चैनल क्या होता है, हमारा चैनल होता है वो एक पाथ जो क्या कर रहा है, ट्रांसमिट को रिसीवर से जोड़ रहा है। वो या तो वायर वाला हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। तो इसका मतलब जिसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो होता है हमारा चैनल। वो या तो हो सकते हैं वायर्स हो सकते हैं, या वो खाली स्पेस भी हो सकता है, क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज जो है वो जा रही है, तो यहाँ पर कोई तार तो नहीं लगी हुई, फ्री स्पेस है, एयर है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये भी क्या एक चैनल है, एयर यहाँ पे क्या कर रहा है, चैनल का काम कर रहा है। या फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल, जैसे कि मैंने आपको TIR वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जो होते हैं ऑप्टिक फाइबर्स जो होते हैं, जहां पर क्या होता है, एक कोर होती है और एक क्लैडिंग होती है। यहाँ पर क्या होता है, TIR होता है, इंफॉर्मेशन सिग्नल जाती है और वो उसके अंदर ही ट्रैप हो जाती है, वो एक ऑप्टिकल पाइप की तरह काम करता है, और उसमें TIR होने की वजह से सिग्नल जो है वो इसी के अंदर ट्रैप हो जाता है, और वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक मैसेज सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए या भेजने के लिए काम में लाया जाता है, जो आजकल बहुत यूज होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर भी एक तरीके का चैनल है जो ट्रांसमिट करता है मैसेज सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। अब हमारी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हमने चैप्टर भी पढ़ा था एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसका प्रोपगेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि अगर आपने देखो जो साउंड वेव होती है, अभी जो मैं बोल रही हूँ वो क्या जनरेट कर रही हूँ, मैं साउंड वेव जनरेट कर रही हूँ। साउंड वेव कैसे जनरेट होती है, ड्यू टू प्रेशर। मैंने यहाँ पर बोला तो यहाँ जो मेरे मुंह के आसपास के जो मॉलिक्यूल्स थे उन पे क्या लगा, प्रेशर लगा, और वो आगे डिस्प्लेस हुए। उससे क्या हुआ, नेक्स्ट मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हुआ। इससे क्या होगा कि हमारे जो मेरी जो वॉइस है वो आगे ट्रैवल करेगी ड्यू टू प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन जो लाइट होती है वो, उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, इसलिए लाइट जो है वो हमारी क्या है, EM वेव है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, क्योंकि जो बाकी वेव्स होती हैं, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और जो दूसरी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को तो मीडिया की जरूरत नहीं होती, लेकिन जैसे हमारी साउंड वेव्स हैं, ये सब क्या है, ये इनको जरूरत होती है मीडियम की, तो ये ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं हो सकते। जैसे अब सनलाइट है, वो अगर हमारे तक नहीं पहुंच पाती अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती, अगर वो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती तो वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सन से लेकर हमारे तक पहुंचने में बीच में वैक्यूम भी होता है। तो वैक्यूम में अगर वो ट्रैवल ही नहीं कर पाती तो वो हमारे तक पहुंच नहीं पाती। तो इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हमें जो चाहिए होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सिग्नल जो है वो रेडिएट होते हैं स्पेस से, जैसे एंटीनास के थ्रू। तो रेडिएशन के थ्रू जो है वो हमारी कम्युनिकेशन होती है, जैसे सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होती है। अब हमारे जो ये जीपीएस वगैरह चलता है, वो जीपीएस कहाँ से चलता है, हमारे सैटेलाइट से हमारी कम्युनिकेशन होती है। तो वो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन वगैरह जो सब हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से हो रहा है। एंटीनास चाहिए होते हैं हमें, लॉन्ग लॉन्ग एंटीनास हम लगाते हैं, मोबाइल टावर्स होते हैं, जहां से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन या फिर सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। तो ऐसे मोड को जब ये क्या होता है, ट्रांसमिशन जब होता है सरफेस पे,
जब ट्रांसमिशन जो है वो ग्राउंड पे होता है, सरफेस पे होता है, सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ है हमारी, इस सरफेस ऑफ अर्थ पे जब ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि एंटीनास लगे हुए हैं हमारे सरफेस पे, तो इस सरफेस पे एंटीनास की वजह से जो ट्रांसमिशन होता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वेव ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं उसको हम? इस प्रोपगेशन वेव को हम बोलते हैं सरफेस वेव प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं? सरफेस वेव प्रोपगेशन, जिसमें वेव जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ पर ग्लाइड करती है, उसके सरफेस के पास पास जाकर वो ट्रैवल करती है, इसको हम बोलते हैं सरफेस वेव प्रोपगेशन। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि ग्राउंड के पास जो है वो चार्जेस, करंट जो है वो फ्लो करता है, ग्राउंड के पास जो है सरफेस, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ के पास जो है वो चार्ज जो है वो फ्लो करता है। लेकिन क्या होता है इसमें, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी लॉस भी होता है, क्योंकि जो सिग्नल है वो लॉस करता है अपनी एनर्जी, अर्थ को दे देता है। अर्थ क्या है? ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स वहां से बहुत बहुत ज्यादा, मतलब समुद्र होता है जैसे पानी का, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का ओशन है हमारा ग्राउंड। तो वहां पर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी जो है वो हमारे सिग्नल की जो है वो धीरे धीरे एटेन्यूएट होती जाती है अगर बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी जो है वो सरफेस वेव के लिए बहुत ही ज्यादा कम होती है। फ्यू मेगाहर्ट्ज के लिए फ्रीक्वेंसी जो है, अगर हमें उनको ट्रांसमिट करना है, कुछ मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, जैसे हमारे जो कम्युनिकेशन होती है, टेलीफोन की कम्युनिकेशन है वो कुछ मेगाहर्ट्ज, कुछ हर्ट्ज में होती है, तो उनको ट्रांसमिट करने के लिए हम एंटीनास लगाते हैं सरफेस पे, तो वो क्या है? सरफेस वेव कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर हम हायर फ्रीक्वेंसी को सरफेस वेव कम्युनिकेशन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो वो उसमें हमें मैसेज सिग्नल मिलेगा ही नहीं, सारी एनर्जी जो है वो एटीन्यूएट हो जाएगी, सारी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी लॉस जो है वो बढ़ जाता है। तो एटीन्यूएशन जो होता है वो सरफेस वेव का इंक्रीज होता है, क्योंकि इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी हो जाती है। इसलिए फ्यू मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है वो किस प्रोपगेशन से होती है? सरफेस वेव प्रोपगेशन से की जाती है, जिसमें हम एंटीनास लगाते हैं। अब ये जो एंटीनास है, इनकी वेवलेंथ जो है, एंटीना की हाइट जो है, हाइट ऑफ एंटीना, ये भी ऐसे नहीं हो सकती कि कोई भी किसी भी हाइट का एंटीना लगा दिया, हमने 1 मीटर का एंटीना लगा दिया और हम सोचे कि कम्युनिकेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो हाइट ऑफ एंटीना होते हैं वो होना चाहिए λ/4 के कंपेरेबल होने चाहिए। जो हमारी वेवलेंथ है फ्रीक्वेंसी की, उस वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी बाय 4 के कंपेरेबल हमारी हाइट होनी चाहिए एंटीनास की। तो जो भी हम एंटीनास लगाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, उनकी हाइट जो है वो स्पेसिफिक होती है कि हमें किस फ्रीक्वेंसी या किस वेवलेंथ की हमें कम्युनिकेशन जो है वो करनी है सिग्नल की। दूसरे तरीका प्रोपगेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर कम्युनिकेशन होता है दूसरे तरीके का, जिसको हम बोलते हैं स्काई वेव्स। स्काई वेव मींस जो हमारी आसमान में होती हैं वेव्स, जो मेनली आइनोस्फीयर जो होता है, हमारी कुछ लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ये सब क्या है? लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। तो उन लेयर्स में जैसे हमारा एरोप्लेन जो है वो अलग लेयर में ट्रैवल करता है, लेकिन हमारे जो मैसेज सिग्नल है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो हमारी आइनोस्फीयर जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, उससे होता है। इसका नाम ही है आइनोस्फीयर। इसका नाम पड़ा है आइनोस्फीयर क्योंकि इसके अंदर है आयंस, क्योंकि इसके अंदर क्या है? आयंस है। ये आयंस जो है वो क्या करते हैं, ये जो आइनोस्फीयर पूरी जो लेयर है, ये जैसे मैसेज सिग्नल गया आइनोस्फीयर में, क्योंकि आयंस है, वहां से टकराकर वापस आता है। तो इस तरीके से ये जैसे सिग्नल गया आइनोस्फीयर से टकराकर क्या आ गया? वापस आ गया। तो इस तरीके से क्या होती है? कम्युनिकेशन होती है। किसके थ्रू? आइनोस्फीयर जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है, जिससे हम अचीव कर पाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। हमने यहां से सिग्नल भेजा और आइनोस्फीयर से टकराकर वो इतनी दूर जो है वो दूसरे एंटीना तक पहुंच गया, तो क्या हुआ? हमने लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो है वो अचीव कर लिया। किसके थ्रू? आइनोस्फीयर के थ्रू। जो हमने क्या भेजी? रेडियो वेव्स भेजी। जो हमने ईएम वेव में पढ़ा था रेडियो वेव्स क्या होता है? जिनकी वेवलेंथ जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कम्युनिकेशन कर पाते हैं आइनोस्फीयर के थ्रू। इस प्रोपगेशन को हम क्या बोलते हैं? स्काई वेव प्रोपगेशन। और ये शॉर्ट वेव के लिए यूज होती है, जो 30 to 40 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, उनके लिए ये यूज किया जाता है, जिनकी
फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होगी 30 से 40 मेगाहर्ट्ज तक। उनके लिए जो यूज किया जाता है वो होती है स्काई वेव। जो ये आइनोस्फीयर है इसमें आयंस आते कैसे हैं, क्योंकि ये आइनोस्फीयर क्या करता है, आइनोस्फीयर जो है ये सन से यूवी रेज आती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उनसे क्या है एब्जॉर्ब करने पे क्या होता है वो आयंस जो है वो बनते हैं। अब ये आइनोस्फीयर जो होता है इसकी इंटेंसिटी जो है, ये डेंसिटी जो है आयंस की, आइनोस्फीयर में जो डेंसिटी ऑफ आयंस होती है ये जो है वो हाइट के हिसाब से वेरिएबल होता है। ऐसा नहीं है कि आइनोस्फीयर है तो हर जगह पर डेंसिटी ऑफ आयंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ये डिपेंड करता है हाइट पर। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। इस चक्कर में जो है वो आइनोस्फीयर की कुछ अलग अलग लेयर्स है, ये पूरी आइनोस्फीयर है उसमें अलग अलग लेयर्स बनाई हुई है, जैसे DE, F1, F2, ये 4 तरह की लेयर जो है वो डिवाइड कर रखी है आइनोस्फीयर के अंदर ही। जैसे डी जो जैसे 65 से 75 किलोमीटर तक जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, डी लेयर मिलेगी। इसकी हाइट जो है, ये हाइट कहां से नापी गई है, सरफेस ऑफ अर्थ से। तो ये क्या है, हाइट जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे क्योंकि डेंसिटी ऑफ आयंस चेंज होते जाते हैं उसकी वजह से इसमें लेयर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हमने नाम दिए हुए हैं। अगर मैं F1 लेयर की बात करूं तो उसकी हाइट कितनी होगी, 170 से लेकर 190 किलोमीटर। अगर वो सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर इतनी ऊपर है तो वो क्या है, F1 लेयर ऑफ आइनोस्फीयर। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है, जहां पर हम एक एंटीना से सिग्नल भेजते हैं आइनोस्फीयर तक, आइनोस्फीयर से वो मैसेज सिग्नल जो है वो आयन की वजह से टकराकर वापस जो है वो दूसरी जगह पर जो एंटीना होगा वहां तक पहुंच जाते हैं। इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्काई वेव कम्युनिकेशन। अब आता है स्पेस वेव कम्युनिकेशन। स्पेस वेव मतलब जो हम सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा स्पेस में है सैटेलाइट, उनसे जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पेस वेव कम्युनिकेशन। ये स्पेस वेव कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ट्रांसमिटिंग एंटीना से लेकर रिसीविंग एंटीना तक स्ट्रेट लाइन में। जैसे अगर हमने आ रही है सरफेस ऑफ अर्थ है, यहां पर हमारी सैटेलाइट है, ये हमारी क्या है सैटेलाइट, यहां से हमारा मैसेज सिग्नल गया, ये हुआ हमारा ट्रांसमीटर, वहां से सैटेलाइट से कम्युनिकेशन हुआ और वापस हमें क्या मिला, रिसीवर से। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो हमारा स्पेस वेव जो है वो ट्रैवल करती है। और स्पेस वेव जो है वो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये एंटीनास लगाए हुए हैं, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ पर क्या करा हमने, एंटीनास लगाए हैं। इन एंटीनास की हाइट इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर जैसे हमने यहाँ पर एक एंटीना लगाया और यहाँ पर एक एंटीना लगाया तो ये स्ट्रेट ट्रांसमिट हो रहा है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ऐसे हो रहा है ये स्पेस वेव कम्युनिकेशन, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में। जैसे आइनोस्फीयर में होता था, यहां से जाया और यहां पर वापस आया, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, एक पैराबोलिक कर्व होता है जो हमारा स्काई वेव फॉलो करते हैं। लेकिन जो हमारी स्पेस वेव है वो होती है एकदम स्ट्रेट, ये एक एंटीना लगा हुआ है यहाँ पर और ये एक एंटीना लगा हुआ है, और जो वेव ट्रैवल कर रही है स्पेस वेव वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें एंटीना की हाइट इस तरीके से देखनी चाहिए कि अगर सपोज हमारा एंटीना यहाँ पर है और ये वाला एंटीना है यहाँ पर, और हमने यहाँ से सिग्नल भेजा, अब ये सिग्नल जो है वो इस अर्थ पे तो अटक गया, ये यहीं रह गया, तो इसका मतलब इसकी हाइट इस तरीके से होनी चाहिए कि ये जो है वो ग्लाइड करता हुआ सरफेस ऑफ अर्थ से वहां तक जो है वो दूसरे एंटीना तक पहुंच जाए। तो इसके लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इससे लेकर एक एंटीना के डिस्टेंस, ये जो है ट्रांसमीटर है, हाइट ऑफ HT होता है हमारा, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, जहां से सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, तो ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट क्या है, वो है हमारी HT, वो है हमारी HT, और रिसीवर एंटीना की हाइट है हमारी HR। ये ट्रांसमिटिंग का डिस्टेंस जो है वो हमारा DT है और ये है हमारा DM। तो इस तरीके से हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि अगर ट्रांसमिटिंग एंटीना जो है वो HT हाइट पे है तो डिस्टेंस जो उसको ट्रैवल करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो उसको ट्रैवल करना पड़ेगा ट्रांसमिटिंग एंटीना से लेकर रिसीविंग एंटीना तक जाने के लिए, वो डिस्टेंस होगा अंडर रूट ऑफ 2r, ये r है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ, 2r हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, अंडर रूट ऑफ 2r हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। ये डिस्टेंस जो है वो किसको ट्रैवल करना पड़ेगा, वेव को ट्रैवल करना पड़ेगा ट्रांसमिट होने के लिए फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीवर एंटीना।
मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, ये जो था ये है हमारा कि कितना ट्रांसमिटिंग एंटीना से सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली। लेकिन ये डीएम जो है ये मैक्सिमम डिस्टेंस है कि लाइन ऑफ साइट को मैक्सिमम कितना ट्रैवल करना पड़ेगा कम्युनिकेशन होने के लिए, तो वो मैक्सिमम कितना होगा 2RHT, मतलब जो हमने पहले निकाला dt प्लस 2RHR, ये क्या है हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमें निकलेगा कि मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जो है वो एक स्पेस वेव ट्रैवल करती है फ्रॉम ट्रांसमिटिंग टू रिसीवर एंटीना। अब हमारा आता है मॉड्यूलेशन। जो अभी हमने पढ़ा ये था हमारा कि कैसे चैनल जो वेव है वो ट्रैवल करती है, कैसे चैनल्स में हमारी जो है वो वेव जो है वो ट्रैवल करती है, जैसे स्पेस में या स्काई में या फिर सरफेस पे। अब हम आता है हमारा मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कभी भी कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि मॉड्यूलेशन में क्या होता है, हम एक फ्रीक्वेंसी को सुपर इम्पोज कर देते हैं मैसेज सिग्नल पे ताकि हमारा मैसेज जो है वो लॉस्ट ना हो। क्योंकि जब एटेन्यूएशन होता है मैसेज का तो धीरे अगर हम मॉड्यूलेशन नहीं करेंगे तो मॉड्यूलेशन नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा मैसेज सिग्नल जो है वो धीरे धीरे जैसे ही ट्रैवल करेगा तो वो क्या होगा, उसमें एनर्जी लॉस होगी और वो इतना वीक हो जाएगा कि हम उससे मैसेज जो है वो निकाल नहीं पाएंगे रिसीवर एंड में। इसलिए हमें मॉड्यूलेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर या फिर उसको मॉड्यूलेट करके ऐसा भेजें कि जब हम रिसीवर एंड पर उसको रिसीव करें तो हम उससे मैसेज सिग्नल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर पाए और हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट ना हो। तो जब वो प्रोसेस मॉड्यूलेशन अब होता क्या है, वो प्रोसेस जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि कुछ फ्रीक्वेंसी हो गई। अब किसी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये एक वेव है, एक साइन वेव है। अब इस वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इसकी वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ क्या होती है, क्रस्ट और ट्रो, एक कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रो के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा वेवलेंथ। इसकी एक ही होगी कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मींस एक सेकंड में कितनी वेव ट्रैवल कर रही है। इसका टाइम पीरियड, इसका एम्पलीट्यूड, ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इसका ए। तो ये इसकी सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जब हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉड्यूलेट कर देते हैं या चेंज कर देते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं सिग्नल को, तो उस सिग्नल में जब हम किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को, सपोज हमने एम्पलीट्यूड को ले लिया, अगर हमने उस एम्पलीट्यूड को वेरी कर दिया प्रोसेस के दौरान ताकि हमारा मैसेज सिग्नल लॉस ना हो, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ताकि हमने क्या करा, इसमें इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया मतलब हमने एम्पलीट्यूड को बढ़ा के भेजा ताकि हमारा सिग्नल जो है वो वीक ना हो। अगर थोड़ा जो उसमें एटेन्यूएशन आ रही है तो उससे हमारी इंफॉर्मेशन पे कोई असर ना पड़े। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। इसमें तीन तरीके के मॉड्यूलेशन होता है। एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसको हम बोलते हैं एएम, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसको हम बोलते हैं एफएम, और तीसरा होता है फेज मॉड्यूलेशन जिसको हम बोलते हैं पीएम। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके एम्पलीट्यूड को, वेव के एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई कर रहे हैं। हम उसको एम्पलीट्यूड को बढ़ा के या घटा के भेजेंगे। बढ़ा के भेजते हैं, जब उसको सिग्नल को एम्पलीफाई करके भेजते हैं तो उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मींस जब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव को वेरी करके भेजते हैं, जब हम फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं, कैरियर वेव जो हम लाते हैं वो फ्रीक्वेंसी में वेरिएबिलिटी लाके करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी वेव। फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है, फेज क्या होता है किसी भी वेव का, जैसे ये वेव है तो ये वेव सपोज इसकी वाई डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट है, तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, y इज इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। सपोज ये वेव है, वेव की इक्वेशन है, तो उसमें ये जो होता है ये होता है फेज ऑफ वेव। क्या होता है ये फेज। जब हम इस फेज में मॉड्यूलेशन करके भेजते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेज मॉड्यूलेशन यानी पीएम। फेज मॉड्यूलेशन यानी पीएम। तो फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है, जिसमें हम इस वेव के फेज को वेरी करके भेजते हैं। जब हम कैरियर वेव लेते हैं उसमें पल्स में वेरिएशन करके भेजते हैं जब कैरियर वेव से, तो उसको बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन। ये तीन तरीके के, इसमें सिर्फ हमें इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। एनसीईआरटी में मतलब हमारे 12th सिलेबस में इसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डिटेलिंग है जो हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं फेज मॉड्यूलेशन जो तीन तरीके के होते हैं।
एक होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या है? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको हम बोलते हैं PAM। पल्स विद, अब क्या होता है, इसमें क्या कर रहे हैं, पल्स एम्पलीट्यूड में जो पल्स है उसका एम्पलीट्यूड वेरी कर देते हैं। पल्स विड्थ में इसमें विड्थ को वेरी करते हैं, और पल्स पोजीशन में जिसमें हमने पल्स की पोजीशन को ही वेरी कर दिया। तो ये 3 तरीके के हमारे पल्स मॉड्यूलेशन होते हैं। हम देखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो हमारा इस डिटेल स्टडी में पढ़ना है हमें। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जब हम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर को चेंज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग में, इंफॉर्मेशन सिग्नल के अकॉर्डिंग, जब हम एम्पलीट्यूड को वेरी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब कैरियर वेव क्या होता है, जैसे हमारा ये है मेरा मैसेज सिग्नल, ये है मेरा मैसेज सिग्नल। अब मैंने क्या करा है, ये मैसेज सिग्नल का कुछ एम्पलीट्यूड है मेरा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये कैरियर वेव, जो मेरी कैरियर वेव है, ये कैरियर वेव, ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी, इसकी बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी कैरियर वेव। अब हम क्या करते हैं, इस कैरियर वेव पर मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज कर देते हैं। क्या करते हैं हम, मैसेज सिग्नल जो हमारा है, जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन है, अब इस सिग्नल में हमारी क्या है, इंफॉर्मेशन है। अब इस इंफॉर्मेशन सिग्नल पे हम क्या करते हैं, कैरियर वेव को सुपर इम्पोज कर देते हैं। इस तरीके से सुपर इम्पोज करते हैं। ये हुआ हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ये क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, मतलब हमारी AM। अब इसमें क्या करा मैंने, जो एम्पलीट्यूड कैरियर वेव का था, अब कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, वेरी कर रहा है, कैसे, मैसेज सिग्नल के हिसाब से। तो एम्पलीट्यूड का कैरियर, जो एम्पलीट्यूड है कैरियर वेव का, वो किस हिसाब से वेरी कर रहा है, मैसेज सिग्नल के हिसाब से। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, सुपर इम्पोज कर दिया, तो जो हमें मिला वो मिला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अब इसमें मैंने क्या किया कि इसमें मैंने सिग्नल को, मैसेज सिग्नल को कैरियर वेव के साथ सुपर इम्पोज कर दिया। कैरियर वेव क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव, जिससे हम मैसेज सिग्नल पे सुपर इम्पोज करते हैं। तो अगर हमने, अब क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि सपोज हमारा कैरियर वेव है, सपोज हमारी कैरियर वेव जो है उसकी इक्वेशन दे रखी है, CT इज इक्वल्स टू AC एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव साइन ओमेगा CT। ओमेगा CT मतलब कैरियर वेव का ओमेगा, ये है उसका फेज। तो ये हमारी कैरियर वेव। और सपोज मैसेज सिग्नल जो है वो हमारा है, जो हमारी, जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन है, उसको हमने लिया MT, वो है हमारी AM साइन ओमेगा CT। अब हम कर क्या रहे हैं, हम मॉड्यूलेशन में कर रहे हैं कि हम कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है इसमें सुपर इम्पोज कर रहे हैं मैसेज सिग्नल को। तो हमारी जो AM वेव आएगी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होगी वो होगी हमारी XT मान लिया हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को, प्लस अब ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, इसमें हमने क्या कर दिया, मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज कर दिया साइन ओमेगा MT।
साइन ओमेगा सी टी। तो ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव में मैंने मैसेज सिग्नल सुपर इम्पोज कर दिया और वो मेरा फेज ऑफ कैरियर वेव हो गया। अगर मैं एसी यहां से बाहर ले लूं तो आएगा 1 प्लस ए एम बाई ए सी साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। अब ये जो है क्वांटिटी ए एम बाई ए सी, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं म्यू। ए एम बाई ए सी इज इक्वल टू म्यू, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम लेस देन 1 रखते हैं ताकि हमारा मॉड्यूलेशन जो है वो अच्छी तरह हो सके और हमारा मैसेज सिग्नल जो है वो लॉस्ट ना हो। तो इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मतलब है ए एम बाई ए सी, मतलब इसको हम क्या करते हैं, लेस देन 1 रखने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी मॉड्यूलेशन जो है वो अच्छी तरह हो सके, हमारा सिग्नल जो है वो लॉस्ट ना हो, हमारी इंफॉर्मेशन लॉस्ट ना हो। तो जब अगर मैं इस इक्वेशन को अब खोलू तो क्या आएगा, AC साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू AC साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। ये होगा जब मैं इस इक्वेशन को खोलूंगी। यहां पे मैंने रख दिया म्यू, क्योंकि ए एम बाई ए सी क्या है, म्यू, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब AC साइन ओमेगा सी टी, ये इक्वेशन, ये फर्स्ट टर्म तो ऐसी रही। सेकंड टर्म में क्या है, साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये होता है 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करते हैं साइन ए साइन बी को, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा प्लस म्यू ए सी कॉस ए सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी माइनस म्यू ए सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। ये हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो मैंने यहाँ पे लगा दी कॉस ए माइनस बी बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 वहां था, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस कॉस ए प्लस बी बाई 2। तो ये जो है वो हमारी क्या होगी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो होगी वो हमारी होगी XT, जो होगा AC साइन ओमेगा सी टी, ये तो हमारी पूरी कैरियर वेव हो गई, प्लस म्यू AC बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी माइनस म्यू AC बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम बाई ओमेगा एम टी। तो ये क्या है, हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अब इसमें क्या होता है, ये जो है अब ये साइड बैंड बन जाते हैं। ये तो है हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी। अब ये होगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और ये है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ये क्या है, हमारी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है, हमारा साइड बैंड। इनको हम क्या बोलते हैं, साइड बैंड। क्या बन गए, साइड बैंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और इसकी है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ओमेगा सी क्या है, कैरियर वेव। कैरियर वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कैरियर वेव की ये है मैसेज वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये बन गए हमारे साइड बैंड बन गए, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कैरियर वेव में सुपर इम्पोज है मैसेज सिग्नल में। यहाँ पर तो सिर्फ कैरियर वेव है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैसेज सिग्नल में कैरियर वेव जो है वो सुपर इम्पोज है। तो इस तरीके से हमें क्या मिलती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। क्या मिलती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ये हमारी इक्वेशन थी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। हमारा क्या है, साइड बैंड। अब इस साइड बैंड में, अब इस इक्वेशन से देखो, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ पर क्या है हमारा एम्पलीट्यूड, अब इसका जो एम्पलीट्यूड होगा
वो क्या है, कैरियर वेव, ये फ्रीक्वेंसी है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, एसी, तो यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड एसी। लेकिन ये कम एम्पलीट्यूड के हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, म्यू एसी बाय 2, क्या है यहाँ पर एम्पलीट्यूड, म्यू एसी बाय 2, तो इनका एम्पलीट्यूड है म्यू एसी बाय 2 और इसका एम्पलीट्यूड है एसी। तो ये हमारा हुआ कि कैसे हम कैरियर वेव को सुपर इम्पोज करते हैं मैसेज सिग्नल पे। अब होता है प्रोडक्शन, हम किस किस तरीके से एम्पलीट्यूड वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है इस बैंड पास फिल्टर से। ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम, इसमें होता क्या है, ये है हमारा मैसेज सिग्नल AM साइन ओमेगा MT, उसमें हमने प्लस कर दिया क्या, कैरियर वेव का सिग्नल। जब हमने इन दोनों को प्लस करा तो हमें XT मिला, ये हमारा क्या है, ऐड होके जो हमें सिग्नल मिला। अब ये सिग्नल जो हमने क्या करा, स्क्वायर लॉ डिवाइस में भेजा। अब ये स्क्वायर लॉ डिवाइस क्या करेगा, इस सिग्नल को स्क्वायर मतलब नॉन लीनियर तरीके से वेरी कर देगा। अब वो नॉन लीनियर तरीके से जब उसको वेरी करेगा तो उससे जो आउटपुट निकलेगा वो उसको हमने माना YT। अब वो YT जब हम बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे, उसका जो आउटपुट आएगा वो होगा BXT प्लस CXT स्क्वायर। जब हम इसको बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे तो यहाँ पर DC तो स्टॉप हो जाएगी, ये बैंड पास फिल्टर DC को जाने नहीं देगा लेकिन AC को पास करेगा। तो यहां से जो पास होके जो हमें मिलेगी वो होगी हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अब इसमें होता क्या है मैथमेटिकली वो देखते हैं हम, कि हमने क्या करा, जो हमारा मैसेज सिग्नल था MT वो था AM साइन ओमेगा MT, और हमारा जो CT था जो कैरियर वेव का वो था AC साइन ओमेगा CT। ये हमारा कैरियर वेव, इन दोनों को हमने क्या करा, जोड़ के भेजा हमने। तो जो हमें XT मिला वो मिला AM साइन ओमेगा MT प्लस AC साइन ओमेगा CT। अब इसको हमने कहा भेजा, स्क्वायर लॉ डिवाइस में। क्या भेजा, कहां पर भेजा, हमने यहां पर भेजा ना स्क्वायर लॉ डिवाइस में। तो जब हमने इसको स्क्वायर लॉ डिवाइस में भेजा तो ये XT जो हो गया वो हो गया BXT प्लस CX स्क्वायर T, ये बन गया। अब हम इसमें XT की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, B, X की वैल्यू है AM साइन ओमेगा MT प्लस AC साइन ओमेगा MT प्लस C। अब क्या है, X स्क्वायर T मतलब AM साइन ओमेगा T प्लस AC साइन ओमेगा T स्क्वायर, तो A प्लस B होल स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो A प्लस B होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये जो बनेगा वो बनेगा A प्लस B होल स्क्वायर, तो वो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो हम इसमें ऐसे लिखते हैं, डायरेक्ट ही लिख देते हैं, A स्क्वायर मतलब AM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा MT, A का स्क्वायर करा मैंने, प्लस B स्क्वायर AC स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा CT प्लस 2AB प्लस 2AC AM साइन ओमेगा MT और साइन ओमेगा CT, ये हो गया। अब हमें पता है ये आ गया साइन स्क्वायर, यहाँ पे अब स्क्वायर वाली टर्म्स आ गई। अब इन स्क्वायर वाली टर्म्स को हमें हटाना है। तो हमें मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री में पता है कि साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर A, 2 साइन स्क्वायर A क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2A बाई 2। 2 साइन स्क्वायर A क्या होता है, साइन स्क्वायर A होता है साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस 2A बाई 2। तो साइन स्क्वायर A की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2A बाई 2। और यहाँ पर क्या है, साइन A साइन B, जो हमने पहले लगाया था साइन A साइन B मतलब 2 साइन A साइन B होता है कॉस A माइनस B प्लस कॉस
प्लस बी, टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब ये दोनों जो है वो हम इसमें पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन तो पहली तो बी वाली तो ऐसी रही, बी ए एम साइन ओमेगा एम टी प्लस बी ए सी साइन ओमेगा सी टी। अब हमें यहां पे करना है ए एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा 1 माइनस कॉस 2a/2, तो 1/2 मतलब ये आ जाएगा बाई 2 और प्लस इस वाले से आएगा सी ए सी स्क्वायर बाई 2। ये 1 टर्म वाली हमने इकट्ठे लिख ली, सी ए एम स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी ए सी स्क्वायर बाई 2 आएगा माइनस सी ए एम कॉस 2 ओमेगा एम बाई 2 माइनस सी ए सी बाई 2 कॉस 2 ओमेगा सी प्लस ए सी ए एम साइन ओमेगा साइन तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा सी ओमेगा एम माइनस ए सी ए एम कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। तो अब ये पूरी जो इक्वेशन बनी इसमें जो ये टर्म्स हैं ये दो टर्म जो है वो डीसी है। अब ये डीसी टर्म जो है वो आगे हम क्या किस में पास करेंगे, इसको बैंड पास फिल्टर में। तो ये बैंड पास फिल्टर क्या करेगी, डीसी को तो जाने नहीं देगी, तो ये जो दो टर्म है ये तो जाएंगी नहीं डीसी में, ये रुक जाएंगी। इसके बाद जो भी ओमेगा वाली टर्म्स हैं ये सारी जो है वो उस बैंड पास फिल्टर से पास करेंगी। अब जब ये सारी इक्वेशंस बैंड पास फिल्टर से पास करेगी तो ये आपको दिख रहा है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये क्या है बैंड साइड बैंड सी तो है और ये ओमेगा सी हो गया। ये सब क्या है, ये सब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की तरह ही तो है, जो हमने पीछे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन निकाली उसी की तरह की तो है ये इक्वेशन। तो इसका मतलब जब हमने अब बैंड पास फिल्टर से उसको सिग्नल को निकाला तो हमें जो मिली वेव वो मिली क्या, हमें एएम वेव यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो इस तरीके से हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मॉड्यूलेशन फैक्टर क्या होता है, मॉड्यूलेशन फैक्टर इसमें हमें जरूरत होती है किसकी, मॉड्यूलेशन फैक्टर की या मॉड्यूलेशन इंडेक्स की। वो होती है रेशियो ऑफ चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। मॉड्यूलेशन इंडेक्स वो होता है एएम बाय एसी। क्या होता है वो, एएम बाय एसी। चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव टू द चेंज ऑफ नॉर्मल कैरियर वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन फैक्टर। और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन होता है वो प्रोसेस जिसमें हम मैसेज को रिकवर करते हैं फ्रॉम रिकवर करते हैं कहां से, कैरियर वेव से। कैरियर वेव जो मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव है उससे जब हम मैसेज सिग्नल रिकवर करते हैं उसको हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। ट्रांसमीटर जो होता है वो फर्स्ट स्टार्टिंग में लगा होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पास करता है, इंफॉर्मेशन सिग्नल या मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में चैनल के थ्रू रिसीवर तक पास करवाता है। तो ये ट्रांसमीटर जो है यहाँ पर मॉड्यूलेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो ट्रांसमीटर है वहीं पर सारे मॉड्यूलेशन होते हैं, एएम जो ट्रांसमीटर है वहीं पर सारे मॉड्यूलेशन होते हैं, एएम एफएम और पीएम सारे मॉड्यूलेशन कहां पर होते हैं, ट्रांसमीटर पर होते हैं। ये क्यों करा जाता है, ताकि हमें नेसेसरी पावर उस मैसेज सिग्नल को दे सके, ताकि जब वो रिसीवर एंड पर रिसीव हो तो हमें मैसेज सिग्नल जो है वो अच्छी तरह मिल सके। तो ये भी एक ब्लॉक डायग्राम है कि कैसे ट्रांसमीटर जो है वो ट्रांसमिट करता है। तो जैसे मैसेज सिग्नल आया, ये हमें मैसेज सिग्नल मिला, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर होता है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, मॉड्यूलेट कर दी, एएम वेव कर दी, मॉड्यूलेशन कर दी यहाँ पर एम्पलीट्यूड में वेव की। इसका मतलब हमने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, कैरियर वेव सुपर इम्पोज कर दी उस पे, और हमने क्या कर दिया, एम्पलीफाई भी कर दिया। एम्पलीफाई करने का मतलब है उसमें हमने सिग्नल की पावर जो है वो बढ़ा दी, सिग्नल की पावर बढ़ा दी ताकि उसमें एटीन्यूएशन हो तो उसका इफेक्ट जो है वो मैसेज पर ना पड़े, हमारी सिग्नल जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट ना हो। उसके बाद अब वो जाती है ट्रांसमिटिंग एंटीना में, जिससे वो ट्रांसमिट होती है। सबसे पहले मैसेज सिग्नल जो है उसमें मॉड्यूलेशन हुई, मॉड्यूलेशन होने के बाद वो एम्पलीफाई हुआ,
ताकि सिग्नल लॉस ना हो, और उसके बाद जाके वो ट्रांसमिटिंग एंटीना पर जाता है। फिर आता है हमारा रिसीवर। रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है कि रिसीवर में होती है डीमॉड्यूलेशन, क्योंकि उसके पास अब सिग्नल आया, उसको डीमॉड्यूलेट करके क्या करना है, मैसेज निकालना है। तो रिसीवर में क्या होता है, क्योंकि ट्रांसमिटिंग मैसेज जो है वो चैनल के थ्रू जा रहा होता है, वो एटेन्यूएट हो जाता है, उसमें नॉइज ऐड हो जाती है, उसकी पावर जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए रिसीविंग में, यहाँ पर रिसीविंग में जब हम रिसीविंग एंटीना होता है उसमें सबसे पहले एम्पलीफाई करना जरूरी है, क्योंकि जो भी पावर लॉस हुई है, जो भी एटेन्यूएशन हुई है, वो एटेन्यूएशन जो है वो कवर हो सके, एम्पलीफाई कर दिया जाता है सिग्नल पहले ही। रिसीविंग एंटीना से रिसीव हुआ सिग्नल एम्पलीफाई कर दिया, एटेन्यूएशन जो हुई है वो ठीक हो गई। फिर उसके बाद आती है IF स्टेज। ये IF स्टेज क्या होती है, इसमें जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी थी हमारी ओमेगा सी, इस कैरियर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया जाता है लोअर फ्रीक्वेंसी में। इस कैरियर फ्रीक्वेंसी को लोअर फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दिया जाता है इस स्टेज पर, जिसको हम बोलते हैं IF स्टेज, यानी कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज का मतलब है जो ओमेगा सी बहुत ही ज्यादा कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो कैरियर वेव की हाई फ्रीक्वेंसी को हमने लोअर फ्रीक्वेंसी या इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में बदल दिया, उसको हम बोलते हैं IF स्टेज। यहाँ पर क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी लो हो गई। अब फ्रीक्वेंसी लो से जो सिग्नल है वो डिटेक्टर पे गया, उसने डिटेक्ट करा उस सिग्नल को, फिर डिटेक्ट करने के बाद भी एम्पलीफाई हुआ ताकि हमारा मैसेज सिग्नल की एटेन्यूएशन जो है वो, मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस ना हो, और फिर से एम्पलीफाई हो गए। जो हमें आउटपुट मिला वो हमें क्या मिली, हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने क्या करी थी, भेजी थी, वो हमारी इंफॉर्मेशन मिली जो हमने भेजी थी। ये हुआ रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम। अभी हमने यहाँ पर रिसीवर में क्या करा, डिटेक्टर लगाया। तो डिटेक्शन कैसे होती है एम्पलीफिकेशन की, वो डिटेक्शन देखते हैं। डिटेक्शन में क्या होता है, वो डिटेक्शन का मतलब है कि हम रिकवर कर रहे हैं मैसेज को, जो हमने अभी मॉड्यूलेशन करा, सब कुछ करके भेजा सिग्नल में ताकि उसकी मैसेज ना लॉस्ट हो। तो डिटेक्शन में क्या होता है, हम उसको डीमॉड्यूलेट करते हैं, हम रिकवर करते हैं मैसेज को। जैसे हमने क्या करते हैं, पैकिंग करी, हमने किसी को गिफ्ट भेजना है, तो गिफ्ट भेजने के लिए हम उसमें पैकिंग करते हैं, उसको पैक करते हैं, उसको कवर करते हैं ताकि उसके अंदर का जो गिफ्ट है उसमें कुछ ना हो। उसको हम गत्ते से भी कवर में, कार्डबोर्ड के गत्ते में लगा के उसमें कवर लगाते हैं ताकि उसके अंदर जो चीज हम भेज रहे हैं वो उसमें कुछ नुकसान ना हो। फिर जब वो रिसीवर तक पहुंच जाती है, जिसको गिफ्ट हमें देना है, वो क्या करता है, उसको अनपैक करता है, जो हमने उसमें कवरिंग करी थी उसको हटाता है। तो वही चीज सिस्टम हम रिसीवर में करते हैं। जब डिटेक्शन होती है तो जो ऊपर की कवरिंग है उसको हटा के हम मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जब मैसेज सिग्नल एक्सट्रैक्ट होता है तो डीमॉड्यूलेशन होती है, मॉड्यूलेटेड जो कैरियर वेव हमें मिली थी उसकी डीमॉड्यूलेशन होती है। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो पास किया जाता है कहां से, रेक्टिफायर से। जो ब्लॉक डायग्राम है उसका वो ये है कि जो AM वेव है, ये डिटेक्टर का ब्लॉक डायग्राम है। डिटेक्टर में क्या होता है, कैसे डीमॉड्यूलेशन होती है। जो AM वेव है हमारी क्या थी, एनवेलप वाली AM वेव थी जो मैंने बना के दिखाई थी अभी आपको, कि मैसेज सिग्नल जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो कैरियर वेव का उस तरीके से वेरी होता है। अब ये रेक्टिफायर में जा रही है। रेक्टिफायर जो हम सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा था, रेक्टिफायर वो क्या करता है, रेक्टिफायर क्या करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर जैसे है, तो वो जो है वो सिग्नल को रेक्टिफाई कर देता है। तो ये जो है वो अपर हाफ रह गया सिग्नल का, लोअर हाफ जो कर दिया उसने रेक्टिफाई, यहां से रेक्टिफायर से गया। अब ये सिग्नल जो है वो एनवेलप डिटेक्टर में गया। एनवेलप डिटेक्टर, एनवेलप क्या होता है, बाहर की कवरिंग, तो ये इसका क्या है, एनवेलप है। अब ये एनवेलप डिटेक्टर क्या है, इसका एनवेलप जो है वो डिटेक्ट करेगा, और जो सिग्नल जो है वो हमें मिला वो इस एनवेलप के थ्रू मिला, और ये एनवेलप जो है वो हमारा क्या होगा, आउटपुट। यही तो था हमारा मैसेज सिग्नल, यही तो था हमारा मैसेज सिग्नल MT। अब हमें क्या मिल गया, ये मैसेज सिग्नल मिल गया, किसके थ्रू, रेक्टिफायर से पास होते हुए फिर एनवेलप डिटेक्टर, और फिर उसके बाद हमें मैसेज सिग्नल जो हमें वापस मिल गया। तो इस तरीके से हमारा डिटेक्शन होती है। रिट्रीव कर लिया हमने MT कहां से, एनवेलप डिटेक्टर के थ्रू। तो इस तरीके से हमारी जो पूरी AM वेव है वो हमें जो है वो सिग्नल जो है वो हमें मिल जाता है, कैसे, ट्रांसमीटर से रिसीवर के थ्रू। मॉड्यूलेशन भी हुई बीच में हमने उसको डीमॉड्यूलेट भी करा, उसमें हमने एम्पलीफिकेशन भी करी, चैनल भी कैसे कैसे चैनल थे ये भी हमने देखा। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, और यहाँ पर हमारा इसी के साथ NCERT के क्लास 12th भी खत्म होती है। था हमारा लास्ट चैप्टर कम्युनिकेशन। आप आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा।
हमारे इसी मंच के साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड विद पढ़ लो इंडिया एंड थैंक यू सो मच।